हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर यू। काफ़ी दिन से एक डिमांड थी व्यूअर्स की कि हिंदी में वीडियो बनाया जाए। तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि जो वीडियो आज का होगा वो हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर होगा, तो सबको समझने में थोड़ी आसानी जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है 8051 आर्किटेक्चर इन हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ 8051। जो साइलेंट फीचर्स है उसमें सबसे पहले है 8 बिट सीपीयू। तो इसका मतलब यह है कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है 8051 का वो 8 बिट है। तो एट अ टाइम वो 8 बिट प्रोसेसिंग कर सकता है। देन द नेक्स्ट इज ऑन चिप क्लॉक ऑसिलेटर। इसका मतलब यह है कि चिप पे ही उन्होंने क्लॉक ऑसिलेटर दिया है। तो एक्सटर्नली हम लोग अगर एक क्रिस्टल लगाते हैं और आरसी नेटवर्क लगाते हैं तो अपने आप क्लॉक जनरेट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट इज 4 किलोबाइट्स ऑफ ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें हम प्रोग्राम स्टोर करते हैं। जैसे हम लोग एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसमें हमको प्रोग्राम करना पड़ता है, तो दैट प्रोग्राम विल बी स्टोर्ड इन द प्रोग्राम मेमोरी। तो इसमें 4 किलोबाइट्स उन्होंने दिया है 8051 में। तो आजकल तो जो प्रोसेसर आते हैं दे कम विद द फ्लैश मेमोरी which is easily programmable. Then next feature is 128 bytes of data random access memory और RAM। तो ये जो मेमोरी है बेसिकली डेटा के लिए यूज होती है। देन नेक्स्ट इज 64 किलोबाइट्स ऑफ प्रोग्राम मेमोरी एड्रेस स्पेस। तो ये जो एड्रेस स्पेस रहता है मेमोरी का, मैक्सिमम हम लोग 64 किलोबाइट्स प्रोग्राम मेमोरी लगा सकते हैं और 64 किलोबाइट्स ऑफ डेटा मेमोरी। तो दोनों एक्सटर्नली हम लोग लगा सकते हैं एज पर आवर नीड। हमारी जितनी ज़रूरत है उतनी ही मेमोरी हम लगाएंगे, क्योंकि अदरवाइज द कॉस्ट विल बी मोर। देन नेक्स्ट इज 32 बायडायरेक्शनल IO लाइन्स कैन बी आइदर यूज्ड एज 4 8-bit पोर्ट्स। इसका मतलब यह है कि टोटल 32 लाइन है हमारे पास, जिसको हम आइदर इनपुट और आउटपुट यूज कर सकते हैं। तो इसमें 4 पोर्ट्स है, P0, P1, P2 एंड P3। तो हर पोर्ट 8 बिट का रहेगा और हम उसको यूज कर सकते हैं। और पूरा जो 32 बिट इंडिविजुअली एड्रेसेबल, यानी कि हर लाइन को हम लोग एज अ IO लाइन यूज कर सकते हैं, इनपुट और आउटपुट उसका प्रोग्रामिंग उस तरह से कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज 2 16-bit टाइमर काउंटर्स। तो 8051 में 2 टाइमर काउंटर्स है विच आर 16-bit, टाइमर 0 और टाइमर 1। और बोथ these timers they are independent and can be used for various timing application. Then next is serial IO port for either multiprocessor communication, IO expansion और full duplex UART। तो इसमें हम लोग जो बेसिकली इसका यूज़ सीरियल कम्युनिकेशन के लिए होता है। जब भी हम लोग इसका आगे का डिटेल्स है आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। देन द लास्ट फीचर 5 वेक्टर इंटरप्ट स्ट्रक्चर। इसमें 5 इंटरप्ट होते हैं, INT0, INT1। ये दो जो इंटरप्ट्स है दे आर द एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, और टाइमर 0, टाइमर 1 और सीरियल पोर्ट these are the internal interrupts which are present in 8051. Then let us see the features in form of a block diagram. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 8051 है CPU, दैट इज 8-bit CPU हमने देखा, और यहाँ पे ऑसिलेटर एंड टाइमिंग उसको कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे हम लोग एक क्रिस्टल ऑसिलेटर और आरसी नेटवर्क इसको लगा देंगे तो ये अपने आप क्लॉक जनरेट करेगा और CPU को दे देगा। तो फिर CPU अपना फंक्शनिंग कर सकता है।
तो दीज आर द इंटरनल बसेस। और इसमें देखेंगे कि ये 128 बाइट्स ऑफ डेटा मेमोरी है, 4 किलोबाइट्स ऑफ प्रोग्राम मेमोरी है प्रोग्राम स्टोर करने के लिए। और हमारे पास दो काउंटर्स है, टाइमर 0 और टाइमर 1। तो हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद सीरियल पोर्ट है, वेयर वी आर यूजिंग द TXD and RXD lines, that is for the ट्रांसमीटर डेटा एंड रिसीवर डेटा। तो इस तरह से एक ही बिट से सीरियली कम्युनिकेशन होता है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं P0, P1, P2 और P3 4 पोर्ट्स दिए हैं और हर एक पोर्ट 8 बिट का है। तो टोटल हमारे पास 32 लाइन्स है जो कि हम लोग इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो दिया है 64K बस एक्सपेंशन कंट्रोल। तो जब हम उसको 64K प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी लगाने के लिए जो कंट्रोल सिग्नल्स है वो यहाँ पे दिए हैं, एड्रेस लैच इनेबल और ये स्ट्रोब सिग्नल है जो कि इसके लिए यूज़ होता है प्रोग्राम मेमोरी के। देन लेट अस गो टू द नेक्स्ट। अभी जो आर्किटेक्चर है हम लोग डिटेल्स में उसके जाएंगे so that we can understand the processor fully। तो पहला जो पार्ट है that is 8-bit CPU। Then we have the memory, 4 8-bit IO ports, 2 timer counters and a serial port using universal asynchronous receive transmitter UART। तो ये सारे हम लोग ने अभी जो डायग्राम था उसमें देखा है। Now let us go into the details। अभी जो CPU है उसके अंदर क्या है वो देखेंगे। तो इट इंक्लूड्स द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU। तो ALU का काम अरिथमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस करने के लिए होता है। जनरली एडिशन, सब्सट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस है। और लॉजिकल ऑपरेशंस वी हैव एंड, और, XOR, ये लॉजिकल फंक्शन। देन वी हैव द इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड टाइमिंग जनरेशन यूनिट। अभी दिस इज फॉर द डिकोडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन। और जो टाइमिंग जनरेशन यूनिट है वो क्या करता है, उसके हिसाब से जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए वो सिग्नल जनरेट करता है। देन वी हैव द CPU रजिस्टर्स। लेट अस गो टू द ALU इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड कंट्रोल, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ALU जो है हमने डिस्कस किया, अरिथमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस के लिए यूज होता है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड कंट्रोल, द इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड कंट्रोल आर पार्ट्स ऑफ टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। व्हेन इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड फ्रॉम मेमोरी इट इज लोडेड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसका मतलब क्या है, जैसे प्रोग्राम मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड रहते हैं वो पहले फेच होते हैं और उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाला जाता है। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाने के बाद उसको डिकोड किया जाता है कि ये इंस्ट्रक्शन किस पर्पस के लिए है। और आफ्टर डिकोडिंग जो उसके एग्जीक्यूशन के लिए जो भी इवेंट्स ज़रूरी है वो चालू हो जाते हैं। तो इसका जो सिंक्रोनाइजेशन है वो टाइमिंग जनरेशन और कंट्रोल यूनिट करता है। तो विद द हेल्प ऑफ द क्लॉक, और वो क्या करता है, पूरे कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है so that the processor and peripheral can communicate with each other। तो यहाँ पे अभी थोड़ा डिटेल डायग्राम है, इसमें देखिए भी हम लोग जो देखे CPU पार्ट। तो CPU पार्ट यहाँ से यहाँ तक देखो, ये जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, में हम लोगों ने ये पार्ट डिस्कस किया है। इसके अलावा इसमें एक्यूमुलेटर, B रजिस्टर, टेम्पररी रजिस्टर 1, टेम्पररी रजिस्टर 2 और PSW, ये सारे रजिस्टर्स ये CPU का पार्ट है।
और इसके अलावा स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर, बफर, पीसी इंक्रीमेंटर, प्रोग्राम काउंटर, CPTR, ये सारे जो रजिस्टर्स है दैट विल फॉर्म द टोटल CPU। तो हम लोग एक एक करके इसमें अभी देखते हैं कौन से रजिस्टर। तो फर्स्ट रजिस्टर इज एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर जो है ये पूरे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए यूज, तो इसका कनेक्शन ALU के साथ है एंड इट इज ईच बिट ऑफ द एक्यूमुलेटर कैन बी एक्सेस फॉर रीडिंग और अल्टरिंग, बिट एड्रेसेबल है। तो जैसे लोग आगे चल के देखेंगे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में एक्यूमुलेटर, तो हर एक इंडिविजुअल बिट हम लोग को एक्सेस कर सकते हैं। देन डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी एक्यूमुलेटर का यूज़ होता है, तो ए रजिस्टर भी बोलते हैं, और हम लोग बाहर के मेमोरी से भी डेटा हम लोग से ले सकते हैं। देन बी रजिस्टर, अभी बी रजिस्टर जो है पर्टिकुलरली मल्टीप्लाई और डिवीजन ये ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है अलॉन्ग विथ ए रजिस्टर। ए रजिस्टर के साथ उसका यूज़ है। देन प्रोग्राम स्टेटस वर्ड PSW, ये जो है इसमें जो स्टेटस ऑफ द ALU एंड द बैंक सिलेक्ट बिट्स फॉर द डेटा मेमोरी, तो जो फ्लैग्स है वो उसमें रहते हैं कि जैसे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के बाद कैरी, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी और ओवरफ्लो फ्लैग्स ये सेट और रिसेट होते एज पर द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। देन लेट अस गो टू द डायग्राम। हियर यू कैन सी ये जो लास्ट बिट है 7th बिट तो कैरी फ्लैग है, देन ऑक्सिलरी कैरी, देन यहाँ पे RS0 RS1 दीज आर फॉर द रजिस्टर बैंक, एंड ये जो है F0 दिस इज फॉर द यूजर फ्लैग, और ये पैरिटी बिट है। तो लेट अस गो टू द CPU रजिस्टर डिटेल्स दिस फ्लैग। तो बिट 7, तो ये कैरी फ्लैग जैसे हमने बोला, when two 8-bit operands are added, the result may be exceeding 8-bit and the 9th bit is copied in the carry bit। तो जैसे कैरी जनरेट होता है that will be the 9th bit during addition। Similarly अगर subtraction है तो borrow, so that will act as a carry। then auxiliary carry, जैसे हम लोग third to 4th bit position there is a carry, at that time we'll use the auxiliary carry flag। then F0 is available to the user for general purpose, ये जनरल पर्पस के लिए यूज होता है। उसके बाद RS0 और RS1 ये जो रजिस्टर बैंक सिलेक्ट के लिए है, हम लोग में 4 बैंक्स है, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। देन नेक्स्ट ये जो ओवरफ्लो फ्लैग है, ये when two signed numbers are added if the result exceeds the destination overflow flag is set। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। जैसे हम लोग साइन नंबर्स ऐड करते हैं एट दैट टाइम जो ओवरफ्लो होता है उसी वजह से ये ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाए। और इसमें एक अनडिफाइंड बिट है दैट इज बिट 1, और लास्ट बिट है जो पैरिटी फ्लैग के लिए यूज होता है। तो इफ द रिजल्ट कंटेन्स even number of 1 bits then it will be set, otherwise it will be। और जो बैंक सिलेक्शन है यहाँ पे देख सकते हैं ये RS0 0 और RS1 1 0 होगा तो बैंक 0 सिलेक्ट हो जाए। सिमिलरली बैंक 1 के लिए 0 1, ये बैंक 2 के लिए 1 0 और बैंक 3 के लिए 1 1। तो ये 4 बैंक है हम लोग यूज़ कर सकते हैं रजिस्टर्स की। देन जो अदर CPU रजिस्टर्स है वो है स्टैक पॉइंटर
that is for the stack operation. So it will be increment before the data is stored onto the stack. इसमें push और call instruction का use होता है. Then 8-bit address of the stack is stored in the this register. Initially the stack pointer 07 से लोड किया जाता है after reset operation. In the stack begins location 08. तो ये जो स्टैक है इसमें इंक्रीमेंट होता है. तो जैसे हम लोग डेटा डालेंगे स्टैक पे तो वो 08 लोकेशन पे चला जाएगा. देन नेक्स्ट वी हैव द डेटा पॉइंटर DPTR. ये एक्चुअली 16-बिट रजिस्टर है. इट हैज़ अ हायर बाइट, उसको DPH बोलते हैं, और जो लोअर बाइट रहता है 8-बिट उसको DPL बोलते हैं. तो टोटल ये 16-बिट का ये रहता है, रजिस्टर रहता है. तो ये लोग ये इसका यूज़ क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी के लिए इसका यूज़ होता है, और एक्सटर्नल डेटा मेमोरी. अगर डेटा एक्सटर्नल मेमोरी में है तो उसका एड्रेस 16-बिट रहता है, तो उसको लेने के लिए डेटा पॉइंटर का यूज़ होता है. देन द नेक्स्ट इज प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर ये 16-बिट रजिस्टर है. ये स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट. तो ये ट्रैक रखता है प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन. देन लेट अस गो टू अगेन द सेम डायग्राम. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही जो हमने रजिस्टर डिस्कस किए. तो इसमें देखो DPTR डेटा पॉइंटर, देन प्रोग्राम काउंटर, देन ये है PC इंक्रीमेंटर, ये बफर है, और ये स्टैक पॉइंटर है, और ये प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर, और ये बाकी जो रजिस्टर हमने PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. तो ये कनेक्ट इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द EA. जैसे ही जो हम लोग ऑपरेशन करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन, एक्यूमुलेटर में एक डेटा रहेगा, बाकी डेटा में भी इन टेम्पररी रजिस्टर्स और P रजिस्टर में, और इसका जो ऑपरेशन है ALU में परफॉर्म होगा, और उसके हिसाब से ये जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में जो फ्लैग्स है, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और ओवरफ्लो, ये सब सेट और रिसेट. तो इस तरह से ये जो फंक्शनिंग होती है. अभी आगे हम पोर्ट्स डिस्कस करते हैं. तो इसमें जो पोर्ट 1 लैच है, ये पोर्ट 1 ड्राइवर है, और यहाँ से बाहर आता है ये पोर्ट. सिमिलरली यहाँ पे पोर्ट 3 के ड्राइवर्स और लैच दिए हैं, और ऑन दिस साइड वी हैव पोर्ट 0 लैच, पोर्ट 2 लैच, और यहाँ पे ड्राइवर्स. और ये टोटली that will be coming out on the individual pins of the processor. So let us go to that. Each latch and corresponding driver of the port 03 is allotted to the corresponding on-chip IO port. तो यहाँ पे पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, ये 4 पोर्ट्स है, और ड्राइवर और लैच हर एक का मैंने अभी आपको बताया. और सारे पोर्ट्स बाय डायरेक्शनल है. बाय डायरेक्शनल का मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों हम लोग ऑपरेशन उसमें कर सकते हैं. देन एड्रेस लैच आर स्टोर्ड इन द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर बैंक. ये जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर बैंक हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे. यूजिंग दिस एड्रेस पोर्ट 0 to 3 can communicate with other ICs and all input output signals. तो इस तरह से ये पोर्ट का वर्किंग होता है. देन आउटपुट ड्राइवर्स ऑफ पोर्ट 0, पोर्ट 2 एंड इनपुट बफर्स ऑफ पोर्ट 2 आर आल्सो यूज्ड इन एक्सेस द एक्सटर्नल मेमोरी. तो यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम पे जाएंगे फिर से, अब ये जो 2 पोर्ट्स है ये लोग मेमोरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. इसको अलग, हर पोर्ट का अलग फंक्शनिंग होता है, वो हम लोग देखेंगे. नाउ लेट अस गो टू द टाइमर रजिस्टर्स. अभी इसमें 2 टाइमर्स है, हमने देखा है 16-बिट टाइमर्स. तो देन कैन बी एक्सेस्ड
एज देयर लोअर एंड अपर बाइट्स। यानी इसमें कैसा है, टाइमर अगर 0 देते हैं तो TL0 और TH0 ये 8 बिट रहेगा और ये 8 बिट रहेगा। तो इसको हम लोग TL0 को लोअर बाइट बोलते हैं और TL0 को हायर बाइट बोलते हैं। सिमिलरली TL1 और TH1 ये रहेगा जो टाइमर 1 के लिए हायर बाइट और लोअर बाइट। देयर इज ऑल्सो टाइमर कंट्रोल TCON और TMOD रजिस्टर्स। ये दो जो रजिस्टर्स है, टाइमर मोड और टाइमर कंट्रोल, ये कॉन्फ़िगर करने के लिए सारे टाइमर्स और काउंटर्स के लिए अलग अलग मोड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं with the help of these two registers. Then next we go to the serial port data buffer and control register. तो इसमें these are nothing but internally consists of two independent registers such as the transmit buffer and receive buffer at the same location. The transmit buffer is parallel in serial out register. तो एट ए टाइम अभी हम लोग आइदर ट्रांसमिट कर सकते या रिसीव कर सकते। तो सीरियल डेटा रिसीव बफर इज एन सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर। तो सीरियली डेटा उसमें जाता है और पैरेलली आउट होता है। तो सीरियल डेटा बफर इज आइडेंटिफाइड एज यस बफ, उसको यस बफ बोलते हैं। इफ द डेटा इज मूव्ड टू यस बफ इट गोज टू ट्रांसमिट बफर एंड सेट्स सीरियल ट्रांसमिशन। अगर उसमें अगर डेटा जाता है तो वहाँ से वो ट्रांसमिट हो जाता है बाहर। और when the data is moved from SBUF it receives serial data from the receiver। जब डेटा आता है तब उसको वो भी SBUF से ही आता है। तो इसलिए ये जो कंबाइनिंग जो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का फंक्शन, ये दोनों SBUF से ही होते। देन वी हैव द कंट्रोल रजिस्टर्स, इंटरप्ट प्रायोरिटी, IP, इंटरप्ट इनेबल। ये दो जो रजिस्टर्स है दे आर कंसर्न विद द इंटरप्ट। और TMOD और TCON ये जो दो रजिस्टर्स है ये टाइमर से रिलेटेड है। और सीरियल पोर्ट से रिलेटेड SCON और PCON, ये दो रजिस्टर्स ये सीरियल पोर्ट से रिलेटेड। और हर इसका जो एड्रेस है वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर SFR, ये SFR जो है उसमें दिया रहता है। तो यहाँ पे देखो हमने जो डिस्कस किया ये पूरा जो है IPIE SBUF, फिर TH1 TL0 TH0 ये सब यहाँ पे दिया है। अब इसमें हम लोगों ने TL2 और TH2 भी दिया है, दैट इज़ फॉर 8052 नॉट फॉर 51। तो ये पूरा जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर SFR इसमें ये सारे रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं। बाकी जो अदर थिंग्स विच आर देयर दैट इज द रैम एड्रेस रजिस्टर, फिर रैम दे रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए, और ये EPROM और ROM ये प्रोग्राम मेमोरी के, और बाकी प्रोसेसिंग इसका जो है टाइमिंग एंड कंट्रोल इस पे सिग्नल्स दिए हैं, ये इंस्ट्रक्शन ये सारा कंट्रोल पूरा टोटल हो जाएगा। इस देन लेट अस गो टू द मेमोरी। मेमोरी में वी हैव 128 बाइट्स ऑफ रैम और देयर इज अ रैम एड्रेस रजिस्टर अभी जो दिखाया था। तो इट इज़ यूज टू जनरेट द एड्रेस ऑफ द रैम इंटरनली। में जो 128 बाइट्स है उसका जो एड्रेस है वो जनरेट करेगा, दैट एड्रेस विल बी 8 बिट। देन EPROM ROM program address register, this is an on chip EPROM ROM and basic circuit mechanism to internally address it।
यानी ये जो बिल्ट इन है वो इंटरनल मेमोरी है, प्रोग्राम मेमोरी। तो उसके लिए प्रोविज़न किया है। देन EEPROM इज अवेलेबल इन 805152, 875152 एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल इन 8031 और 8032 माइक्रोकंट्रोलर। तो ये पूरा जो है 8051 फैमिली इसको बोलते हैं। तो वैसे ये इस सब में EEPROM दिया है, whereas 8031 और 32 में कोई मेमोरी दिया नहीं, तो उसको एक्सटर्नली लगाना पड़ता। So with this we come to the end of this video. If you like this video, यानी मेरी जो कोशिश है वो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, थम्स अप दीजिए, और अगर आपके अदर फ्रेंड्स को आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। जितने भी लाइक्स वीडियो को आएंगे उसके हिसाब से मैं आगे का वीडियो हिंदी में अगर करना है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक इस वीडियो में एक्सपेक्ट है। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड press the bell icon so that you'll get notifications for all the videos which I create in future. तो ये जो चैनल है इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि जो वीडियोस है वो सिंपल लैंग्वेज जैसे हिंदी और इंग्लिश का जो मिक्सचर है उसमें करने की कोशिश आगे से करूँगा। तो आपका लाइक ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।